फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल द। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल में कौन सा? द आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो आपको दी है उसमें आर्टिकल ए और एन, ये दोनों आर्टिकल हम ख़त्म कर चुके हैं कि इन दोनों अगर आर्टिकल से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपके नहीं अटकेगा। और हमने इसके बहुत सारे रूल भी देखे ए और एन आर्टिकल के। तो उसी प्रकार से आज हम द आर्टिकल की यूजेस देखेंगे, कहाँ यूज़ होता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए जब आर्टिकल द यूज़ होता है। तो आर्टिकल दोस्तों, ये जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि ए और एन जो आर्टिकल होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और जो द होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द आर्टिकल के बारे में, कि कहाँ क्या कंडीशन होती है जब ये लगाया जाता है और किस कंडीशन में नहीं लगता है। तो ये सब हम देखेंगे। और दोस्तों, इसके लिए हमने आपके लिए द कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसके लिए आपके लिए हमने एक लिस्ट तैयार की है। तो अगर वो टॉपिक आपके सामने आएंगे तो आप वहाँ आर्टिकल बेफिक्र होकर द लगा दीजिएगा, और आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इससे आपके टाइम भी बचेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार एक एक दो मिनट से बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो वहाँ आपका जो हम देंगे आपको ट्रिक, तो इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं आर्टिकल द। तो दोस्तों, इतना आपको पता ही है कि जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन ये जो दो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं इनडेफिनेट। तो आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल द। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल द कहाँ आता है। तो दोस्तों, आर्टिकल द कोई सा भी सेंटेंस जिसमें नाउन हो, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दोस्तों, कोई सा भी सेंटेंस हो जहाँ नाउन हो काउंटेबल, वहाँ आता है आर्टिकल द और ए और एन। तो अभी तो हम ए और एन की बात कर चुके हैं, तो अभी आते हैं द। तो जिस भी सेंटेंस में अगर काउंटेबल नाउन होगा वहाँ आर्टिकल द आएगा। और आर्टिकल द के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि सेंटेंस जो है प्रॉपरली उसमें पूरा मतलब सिमिलर हो, ऐसा इसमें कोई फुलफिल कंडीशन नहीं है जो फुलफिल करे। बट इसमें ऐसी कंडीशन है कि आर्टिकल जो आता है नाउन के लिए, वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर अनकाउंटेबल अगर नाउन होगा तो वहाँ आर्टिकल द नहीं लगेगा। काउंटेबल नाउन होगा तो वहाँ आर्टिकल लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्यूरल। वो आर्टिकल जो नाउन है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्यूरल भी हो सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल नहीं लगेगा द, और काउंटेबल नाउन में बिल्कुल लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्यूरल। तो इसकी कंडीशन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ये तो आपको पता ही है। आर्टिकल अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, और अगर नाउन होगा तो आर्टिकल भी आएगा। और उसके जो कुछ कंडीशन है जो कि हम देख चुके हैं ए और एन की, और द में है जो नेक्स्ट कंडीशन, सिंगुलर प्यूरल जो नाउन है वो हो सकता है पर काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल में नहीं आएगा। काउंटेबल दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, और जिसे अगर आप ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि गिन किसे सकते हैं किसे नहीं गिन सकते, तो आप एक काम कीजिएगा, उसका बहुवचन बना के देखिएगा। अगर किसी भी नाउन का प्यूरल बन रहा है तो वहाँ आर्टिकल द लगेगा, और अगर प्यूरल नहीं बन रहा है वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। और इसके अलावा नाउन हमेशा इनडेफिनेट यानी कि निश्चित, सॉरी दोस्तों गलत बोल गया, तो नाउन हमेशा डेफिनेट निश्चित होना चाहिए। द के लिए जो आर्टिकल है दोस्तों, ये द आर्टिकल जो है इसके लिए जो नाउन होना चाहिए डेफिनेट होना चाहिए। अगर इनडेफिनेट नाउन होगा तो वहाँ ए और एन आर्टिकल यूज़ होगा, पर अगर नाउन अगर डेफिनेट होगा तो वहाँ यूज़ होगा द आर्टिकल। तो इसका आप याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इसकी वजह से एग्ज़ाम में नंबर करते हैं। तो हम देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल कि देयर इज़ गर्ल इन द क्लास। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आपको पढ़कर नज़र आ रहा होगा कि इसमें अनिश्चितता है, क्योंकि देयर इज़ अ गर्ल, क्योंकि यहाँ जो आर्टिकल आएगा अ आएगा, ए आर्टिकल आएगा दोस्तों यहाँ, क्योंकि जो गर्ल है वो अनिश्चित है कि क्लास में तो बहुत सारे गर्ल हैं और उसमें से किसी एक गर्ल की बात की गई है, तो यह अभी सेंटेंस अनिश्चित है इसलिए। और आपके नोट लिखा है ऊपर कि जितना वाक्य लिखा है यदि उसमें निश्चितता आती है, तो आपके सामने सेंटेंस लिखा है, इसे पढ़कर आप निश्चित नहीं हो सकते हैं कि जो गर्ल है कौन सी है या किस गर्ल की बात की गई है।
तो ये सेंटेंस इनडेफिनेट है। तो अगर जितना सेंटेंस दिया है उसमें निश्चितता आती है, डेफिनेट होता है आर्टिकल, तो उसमें आएगा द। लेकिन जितना वाक्य लिखा है उसमें निश्चितता नहीं आती है, तो उसमें इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ आएगा डेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगेगा, डेफिनेट द आर्टिकल नहीं लगेगा अगर सेंटेंस में निश्चितता नहीं आती है। तो क्योंकि यह जो सेंटेंस है इसमें निश्चितता नहीं है, तो इसमें दोस्तों आर्टिकल ए आएगा। और ए क्यों आएगा हम आपको बता चुके हैं कि गर्ल जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे आ रहा है, हिंदी के जो कॉन्सोनेंट है उससे इसका उच्चारण हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन जो इसका आ रहा है हिंदी के कॉन्सोनेंट से आ रहा है, इसलिए यहाँ आएगा ए। अगर हिंदी के जो वोवेल से अगर इसका स्टार्ट होता साउंड तो हम इसकी जगह एन लगा सकते थे। तो नीचे नोट लिखा हुआ है कि इस वाक्य में निश्चितता नहीं है, अर्थात ये जो वाक्य है इसका जो अर्थ है वह ये है कि क्लास में एक लड़की है, पर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है कि ये जो लड़की है इसके बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है वाक्य में। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है ये इनडेफिनेट है। तो इसमें ए या एन में से कोई एक उच्चारण के अनुसार लगेगा, जो कि हम लगा चुके ए। तो इस जो सेंटेंस है इसमें ए आर्टिकल लगेगा। और आगे है, अर्थात जिस वाक्य के बारे में दिमाग को सोचने का काम भी ना करना पड़े, यानी कि दिमाग पर जोड़ना पड़े। जैसे कि देयर इज़ अ गर्ल, तो कोई सी गर्ल बैठी है तो होगी उसमें क्लास में, कोई वो निश्चित नहीं है। और अगर जैसे कि हम नीचे सेंटेंस पढ़े तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा वो वाक्य निश्चित होता है। और यह दिमाग सोचे तो, और जब दिमाग सोचे तो एक निश्चित दिशा में सोचना चाहिए। यानी कि कभी कोई जो सेंटेंस है इसके बारे में दिमाग सोच रहा है, हम सोच रहे हैं, तो वह किसी एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए, जो कि हम पहले हमारे साथ कुछ हो चुका हो, जैसे कि जिसे हम जानते हों, जिसके बारे में बात की गई हो, तो वह होता है डेफिनेट। जैसे कि नीचे सेंटेंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि देयर इज़, इसे आर्टिकल अभी हटा दीजिए तो आप यहाँ आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज़ गर्ल इन द क्लास हु मीट अस इन द मार्केट। तो दोस्तों अगर यहाँ तक का सेंटेंस होता कि देयर इज़ गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ लगाते हैं हम ए। पर ये जो सेंटेंस है आप पूरा पढ़िए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एक ही सेंटेंस है पूरा। तो इसका जो पूरा सेंटेंस होगा, देयर इज़ द गर्ल इन द क्लास हु मीट अस इन द मार्केट, यानी कि इसमें निश्चित कर दी गई है कि कौन सी लड़की है। ये जो सेंटेंस बाद में आ रहा है हु मीट अस इन द मार्केट, तो इससे जो गर्ल है ये इनडेफिनेट नहीं रही, इसका ये डेफिनेट हो चुकी है कौन सी गर्ल है। क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, पर उस लड़की की बात की गई है इस सेंटेंस में जो कि उन्हें मार्केट में मिली थी। तो इससे निश्चित हो चुका है नाउन क्या है। तो जब नाउन निश्चित हो चुका है तो जो आर्टिकल है वो भी निश्चित आएगा, और निश्चित आर्टिकल होता है द। तो यहाँ हमने द का यूज़ किया। देयर इज़ द गर्ल इन द क्लास हु मीट अस इन द मार्केट। तो ये इसका सेंटेंस का अर्थ होगा कि क्लास में एक लड़की जो हमें मार्केट में मिली थी। और फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट जो है इस सेंटेंस के बारे में दिया गया है कि इस वाक्य में बाजार में मिली थी, इस वाक्य में जो लड़की का जिक्र किया गया है वो उन्हें बाज़ार में मिली थी। यानी कि यह एक जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसकी वजह से जो हमारी सोच को एक दिशा प्रदान कर रहा है कि उस गर्ल के बारे में सोचने पर कि वह कौन गर्ल थी, जो क्लास में बैठी है, कौन सी गर्ल है जो जिसके बारे में बात की गई है। तो बाजार में मिली थी वह गर्ल थी, और ये लड़की के बारे में अतिरिक्त जानकारी है। तो अगर देयर इज़ गर्ल होता इन द क्लास तो उससे पता नहीं चलता, पर उसमें लिखा था हु मीट अस इन मार्केट, तो उससे एक निश्चित हो चुका है कि वह कौन सी गर्ल थी। तो बस यही है। तो जब निश्चित हो चुका है तो आर्टिकल में निश्चित आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा जो कि द। और इसके बाद है नेक्स्ट में है नोट, जो कि आपके लिए दे रखा है कि हु, दैट, हुज। अगर हम हिंदी में देखें तो जो है, जिसे है, जिसका, जिसको, ये शब्द, ये सभी जो वर्ड आते हैं और साथ में विच, ये जो भी वाले शब्द हैं, क्योंकि जो, जिसे, जी, जिसका, जिसको, ये जो भी जो वाले शब्द हैं
वो वाक्य को निश्चितता प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर हम जिस भी सेंटेंस में शब्द लगाते हैं, हु, दैट, हुज, विच, ये सब शब्द हम जिस भी सेंटेंस में लगाते हैं वो ये शब्द उस सेंटेंस को निश्चितता प्रदान करते हैं। और अगर आप इन सेंटेंस में अगर इन वर्ड को देखें, अगर आपको सेंटेंस में वर्ड दिख रहे हैं और अगर आपको नाउन सिंगुलर है, मतलब काउंटेबल और वो काउंटेबल नाउन होगा, तो आप वहाँ आर्टिकल द लगा सकते हैं, तो इससे आपका टाइम बचेगा और वहाँ निश्चित आर्टिकल द लगेगा। और फिर नेक्स्ट है रूल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों, तो इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से कि कभी भी सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है तो हम बता देते हैं आपको कि ये डिग्री 3 प्रकार की होती है। एक नॉर्मल जो होती है, और फिर होती है कंपेरेटिव, और फिर आती है सुपरलेटिव। यानी कि अगर हम देखें वो गुड, अगर हम गुड का देखें तो गुड की जो है ये नॉर्मल जो रहती है वो डिग्री मतलब पॉजिटिव कह सकते हैं हम, और पॉजिटिव नहीं कहेंगे दोस्तों, हम इसे नॉर्मली कहना ठीक रहेगा। फिलहाल तो नाम याद नहीं आ रहा है क्या है उसका, बट 3 डिग्री होती है, जिसमें से पहली जो होती है गुड, सेकंड में जिसमें ER लग के जो डिग्री बनती है बेटर, गुड का जो नेक्स्ट होता है वो बेटर होता है, तो जिसमें ER लगता है लास्ट में, और फिर आता है EST लगकर जो डिग्री बनती है बेस्ट। तो गुड, बेटर और बेस्ट, जो थर्ड वाला जो है बेस्ट, जिसमें EST लगा है वो वाली डिग्री, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री भी हम बाद में लेंगे, तो वैसे इंग्लिश के सभी टॉपिक हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी चल रहा है आर्टिकल, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का आया तो हमने आपको बता दिया। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री जो है, अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आती तो थर्ड वाला जो कॉलम होता है जिसमें EST लगता है या मोस्ट लगता है, कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जिसमें मोस्ट लगता है या EST लगता है, ये वाली डिग्री जो है दोस्तों, इसके पहले हमेशा द आर्टिकल लगेगा। इसे आप याद रखिएगा, ये जो थर्ड वाली जो डिग्री है इसके पहले हमेशा द आर्टिकल लगेगा, और फिर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा द, और फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री, तो ये फिर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। फिर इसके बाद है, इसका एक एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल से पहले हम देखते हैं, जब 2 से ज़्यादा नाउन की तुलना करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। या जो सेंटेंस जो है उसमें अगर 2 नाउन हैं और उन दोनों की तुलना कर रहे हैं, या 2 से ज़्यादा नाउन हैं, अगर उनकी हम तुलना कर रहे हैं और किसी एक को अच्छा बता रहे हैं, किसी एक को सबसे अच्छा बता रहे हैं, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो नाउन क्या है? टीम जो है एक कॉमन नाउन है। टीम जो कि एक कुछ व्यक्तियों का समूह को बताता है, जो कि कॉमन नाउन जो है किसी व्यक्ति के समूह को दर्शाता है। जैसे कि टीम जो दर्शा रहा है कि टीम में जितने भी मेंबर हैं उन सभी में से सचिन सबसे अच्छा प्लेयर है, तो ये सेंटेंस बता रहा है। तो सचिन जो है पूरी टीम में से जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में सचिन को सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे नाउन हैं उसमें से एक को श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, इसके आगे लगेगा आर्टिकल द, तो ये यूज़ हो रहा है। तो एग्जांपल है, सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, इसमें आएगा द, तो ये आपको याद रखना है। और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल पढ़ने से पहले जो हमने आपको बताया था अभी कि सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, जो भी आपको बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे आर्टिकल द यूज़ होता है। तो कहीं भी आपको जब सुपरलेटिव डिग्री दिखती है तो आप कहीं भी उस सेंटेंस में ये मत दिखिएगा कि नाउन है, डेफिनेट है, सिंगुलर है, प्लूरल है या काउंटेबल है। ये सभी हम चीज़ें चेक करके हमको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमारा। जहाँ भी हमने सुपरलेटिव डिग्री देखी वहाँ उसके आगे हमें लगाना है द। कहीं भी कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर वहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो हमें द लगाना है। हमें ये सभी चीज़ें चेक नहीं करनी, इससे हमारा होगा कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा। और एग्ज़ाम में आपको पता है 1-1 सेकंड मायने और रखता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसे आप याद रखिएगा। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री दिखे
वहाँ आर्टिकल द। और फिर नेक्स्ट जो रूल है हमारे सामने वह है कि जो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, जो कि ई आर लग के बनती है, ई आर और मोर और ई आर करके जो डिग्री बनती है, अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा हो तो जो 3 लाइन जो होती है, तो इसमें बीच वाली लाइन जो रहती है, उस वाली की बात कर रहे हैं जिसमें ई आर और मोर लगता है। तो ई आर और मोर लग के जो डिग्री बनती है दोस्तों, उनमें भी आर्टिकल द आता है। पर इसमें एक कंडीशन है, जो कि कंपेयर डिग्री में भी आता तो है द, पर इसकी कंडीशन जो हमें याद रखनी है, जो कि हम नीचे बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं कंपेयर डिग्री क्या होती है। कंपेरेटिव डिग्री तो बीच वाली लाइन होती है, एग्जांपल की हम देख सकते हैं। अगर टॉल है और इसकी ये टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव के बाद आएगी कंपेरेटिव टॉलर, और टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री। तो टॉलेस्ट तो हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। इसमें हमें कुछ चेक नहीं करना है कि नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सब हमें चेक नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट लगाना है हमें इसके आगे द। फिर आता है टॉलर। तो टॉलर जो है दोस्तों, जो बीच वाली लाइन है, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होता है, पर इसकी कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन देखते हैं हम। और भी एग्जांपल है कंपैरेटिव डिग्री के, हाई, हायर और हाईएस्ट। तो हायर में इस वाली जो पॉजिटिव डिग्री है, फिर आती है कंपेयर, तो हायर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक। और फिर हम देखते हैं जब हमें केवल 2 नाउन की तुलना करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री आती है। तो अभी हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है, जो एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, उसको हम बहुत सारी जो वस्तु है या बहुत सारे व्यक्ति है, तो उनमें से एक को श्रेष्ठ बताते हैं, सबसे अच्छा। तो उसमें आती है कंपैरेटिव डिग्री, पर सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों। तो जो बहुत सारी वस्तु में से या बहुत सारे व्यक्तियों में से अगर हम किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो वहाँ आती है सुपरलेटिव डिग्री। पर कंपेयर में क्या होता है, किसी 2 व्यक्ति का कंपैरिजन करते हैं, 2 व्यक्तियों के कंपैरिजन में से किसी एक को ज़्यादा अच्छा बताना, या 2 व्यक्ति या 2 स्थानों के कंपेयर करने पर एक स्थान को ज़्यादा अच्छा बताना, उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। यदि कंपैरेटिव डिग्री के साथ बाद में देन लगा हो तो द आर्टिकल नहीं लगाना है। ये जो मैं आपको बता रहा था कंडीशन कौन सी है जहाँ आर्टिकल द लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंडीशन है कि कंपैरेटिव डिग्री में, जिस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में, तो दोस्तों ये जो है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं आता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री क्या, जिस सेंटेंस में कंपेयर की बात हो रही है, 2 नाउन के बीच कंपेयर हो रहा है और वहाँ देन नहीं आ रहा है, उस सेंटेंस में हमें लगाना है द। तो आप देख सकते हैं देन और द का 36 का आंकड़ा रहता है। यदि सेंटेंस में देन आएगा तो द नहीं आएगा, और अगर सेंटेंस में द आएगा तो देन नहीं आएगा। तो ये है, आपको इसका ध्यान रखना है। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं आता है तो सेंटेंस में द आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 2 एग्जांपल है, जिसमें से एक गलत है और एक सही है। तो दोनों सही है वैसे तो, पर एक में द नहीं आएगा, एक में आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो सेंटेंस दिख रहा है आपको पहले वाला, दिस टेम्पल इज़ ओल्डर देन दैट, या जो भी आगे हम सेंटेंस जो भी लगाना है कि दिस टेम्पल इज़ ओल्डर देन दैट, और जो भी सेंटेंस है आगे। तो यहाँ दोस्तों ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिख रहा है, यहाँ द नहीं आएगा। अगर हम यहाँ द लिखते हैं तो यह हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपको दिख रहा होगा देन लिखा हुआ है कि एक टेम्पल है, उसकी तुलना की जा रही है दूसरे टेम्पल से, तो यहाँ द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देन लगा हुआ है। और अगर हम देखें इसके बजाय नीचे जो नेक्स्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, जिसमें लिखा है ऑफ द 2 टेम्पल दिस इज़ द ओल्डर, देख सकते हैं आप, द ओल्डर ऑफ द 2 टेम्पल। तो इसमें आपको आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला जो आपके सामने एग्जांपल है, इसमें कहीं भी देन नहीं आ रहा है जिससे कि तुलना की जाती है। तो जिस सेंटेंस में देन आएगा वहाँ द नहीं आएगा, और जिसमें द आएगा वहाँ देन नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस दोनों सही है, बस इसमें ये है कि यहाँ द नहीं आएगा और इसमें द आएगा क्योंकि यहाँ देन नहीं लिखा है। ऑफ द टू टेम्पल्स दिस इज़ द ओल्डर। यह मंदिर ज़्यादा पुराना है उस मंदिर से। ये जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, मैं आपको बता दूँ, ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, तो ये जो पहला वाला जो सेंटेंस है इसका मीनिंग है यह मंदिर ज़्यादा पुराना है उस मंदिर से। और आगे जो सेंटेंस है किस मंदिर से या क्या है, आगे जो भी सेंटेंस होगा हमें नहीं पता। और जो नेक्स्ट वाला जो है, दोनों मंदिरों में से यह ज़्यादा पुराना है। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। और केवल किसके लिए, केवल इस देन के कारण, ये देन जो है इसके कारण इतना अंतर है इन दोनों सेंटेंस में। तो जहाँ देन आएगा वहाँ द नहीं आएगा और जहाँ द आएगा वहाँ देन नहीं आएगा। तो ये आपको सेंटेंस ये आपको याद रखना है रूल, क्योंकि इससे भी काफ़ी बार एग्जाम में एरर के क्वेश्चन बन चुके हैं। क्योंकि ऐसे जो है इन सेंटेंस से एरर के काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सा जो सेंटेंस है उससे कौन सा रूल है जिसका कहाँ मतलब एग्जामिनर देता है। तो ये जो है रूल, इसका एरर में काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारे सामने जो दोनों सेंटेंस है उसके बारे में बताया गया है कि वो जो दोनों सेंटेंस जो थे दोनों, उनका अर्थ समान था, बस लिखने का तरीका चेंज था। जैसे कि अगर हम सेंटेंस जो रहते हैं, आपको पता है जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, तो अर्थ मीनिंग इन दोनों का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो सेम होता है, बस होता क्या है लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया था और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो बस ये चेंज होता है उसमें। तो इसमें भी वही है कि बस लिखने का तरीका चेंज होने से आर्टिकल भी बदल जाते हैं, या आर्टिकल नहीं आता है। एक में आर्टिकल आता है, दूसरे में नहीं आता है। पहला जो सेंटेंस था उसमें आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इस वाक्य में दिन लगा, ये तो हम आपको बता चुके हैं। और सेंटेंस जो है सेकंड वाला, उसमें द आर्टिकल आएगा क्योंकि यहाँ तुलना तो हो रही है बट वहाँ देन नहीं आ रहा है, देन का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए जो सेकंड यूज़ है, जो सेकंड जो सेंटेंस है आपके सामने, उसमें हमने द का यूज़ किया था। और फिर नेक्स्ट जो है द का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसमें है यूनिवर्सल ट्रुथ। आई थिंक ये तो आपको पहले से पता होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे हमेशा द का यूज़ होता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट और द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये जो यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं इनके आगे हमेशा आर्टिकल द यूज़ होता है। जैसे कि द सन, द मून, यूनिवर्स, मिल्की वे, प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, ETC, है ना। तो ETC स्काई, वर्ल्ड, जो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इनके आगे हमेशा द का यूज़ होता है। तो द और फिर आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसे आप याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट जो है इसे आप ध्यान रखिएगा इन रूल्स का भी। जो नेक्स्ट रूल जो है हमारे सामने वो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं हम क्रमवाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्रम का निर्धारण करते हैं या क्रम बताते हैं सेंटेंस में, कि आगे हमेशा द का यूज़ होता है। जैसे कि नेक्स्ट है, लास्ट है, प्रीवियस है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये जो है ये क्रम बता रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सभी क्रम बता रहे हैं। और ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। जिस भी सेंटेंस में ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है। यह क्रम एडजेक्टिव नाउन के, ये जो क्रम जो एडजेक्टिव वो नाउन को बताता है। तो क्रम बताने वाले जो कि वर्ड हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, ये सभी। और दोस्तों इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि इसमें बोला गया है क्रम, कि जिस भी सेंटेंस में क्रम बताता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वहाँ तो होगा यूज़ द का, पर यहाँ गिनती नहीं बोला है। ये नोट करके आपके लिए हमने इसलिए लिख रखा है कि आप कहीं देखो कि 1 2 3 लिखा है तो क्रम बता रहा है। दोस्तों ये क्रम नहीं होता है, ये होती गिनती।
तो सेंटेंस में अगर गिनती बताई गई हो 1 2 3 4 5 6 तो वहाँ द आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। पर अगर यहाँ क्रम बताएगा वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ये होता है वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है, क्योंकि ये क्रम है और ये गिनती। तो इसमें गिनती को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि गिनती क्रम नहीं बताती है, क्रम बताते हैं ये जो वर्ड है ये। तो ये सब याद रखिएगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट जो हमारे सामने सेंटेंस जो है तो ये बता रहे दोस्तों जो ओनली क्रम जो बताने वाले शब्द हैं उनका ही यूज़ होगा यहाँ उसके आगे द का, तो वो गिनती का नहीं होगा। और इसके अलावा एक और कंडीशन है जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं कि पहले आप ये चलो एग्जांपल देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या कंडीशन है। तो पहले लिखा है इसमें फर्स्ट जो एग्जांपल है द लास्ट बस इज़ अराइविंग, यहाँ लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ लगेगा द। सिंगुलर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, काउंटेबल नाउन होना चाहिए था। अगर प्लूरल भी होता तो हम द ही लगाते हैं, पर काउंटेबल होना चाहिए। द लास्ट बस इज़ अराइविंग, तो यहाँ लास्ट लिखा है जो कि क्रम को बता रहा है, जो क्रम को बता रहा है, फिर इसके आगे आएगा द, आर्टिकल द यूज लगाया हमने। और फिर नेक्स्ट जो है हमारे सामने तो नेक्स्ट जो हमारे सामने एग्जांपल है वो है द फर्स्ट आ जाए या सेकंड आ जाए, तो ये भी क्रम को बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्रम को बताते हैं। तो द फर्स्ट बस इज़ अराइविंग, तो ये भी हमें क्रम बता रहा है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल द, क्रम से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। पर इसमें जैसा कि अभी हम आपको बताने वाले थे कंडीशन क्या है, तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपके वाक्य में जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, अगर उस सेंटेंस में आपको कहीं भी नेक्स्ट और लास्ट के बाद में केवल ये 2 वर्ड है जिसका आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट और लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, ना प्रीवियस में देखना है, बस देखना है आपको नेक्स्ट और लास्ट में। तो ये जो 2 वर्ड है नेक्स्ट और लास्ट के बाद में, यदि इसके बाद आने वाला नाउन समय को बताता है, अगर ये नेक्स्ट और लास्ट आपके वर्ड में कहीं जो आपका सेंटेंस है उसमें अगर ये नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है और इसके बाद जो है वो समय को बता रहे हैं, नाउन आएगा इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट के बाद में, तो अगर वो समय को बता रहा है, समय को दर्शा रहा है, तो वहाँ आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा। तो ये भी एक रूल है, इसे आप याद रखिएगा, नोट करके हमने लिख रखा है आपके लिए। जैसे कि अभी हमने देखा था ऊपर आर्टिकल जो सेंटेंस था, तो इसमें लिखा था द फर्स्ट बस इज़ अराइविंग, तो अगर यहाँ लिखा होता कि नेक्स्ट बस इज़ मंडे या अराइविंग मंडे, ऐसा कुछ लिखा होता या टाइम दे के रखता, तो वहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो जैसे कि लिखा है, जब हम इन शब्दों का नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं तो ये नाउन हमें समय का बोध कराते हैं। सॉरी, थोड़ा कुछ छूट गया है। हाँ, तो ये रहा आपके सामने कि आपके सामने कुछ वर्ड हैं जो कि समय को बताते हैं। अगर सेंटेंस में लास्ट और नेक्स्ट के बाद यदि ये वर्ड आते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, मंथ, या किसी मंथ का नेम आ जाए, जून, जुलाई, अगस्त, कुछ भी जो मंथ का नेम आ जाए, इसके अलावा वीक आ जाए, आफ्टरनून, मंडे, ट्यूसडे, या कोई सा भी टाइम आ जाए जैसे कि 8 o'clock, 9 o'clock, 12, 11, ऐसे कोई सा भी टाइम आ जाए, तो ये सभी जो वर्ड हैं ये समय को दर्शाते हैं। अगर इन सब में से कोई सा भी वर्ड आता है दोस्तों आपके सेंटेंस में नेक्स्ट और लास्ट के बाद में, नेक्स्ट या प्रीवियस, तो उस सेंटेंस में आर्टिकल द नहीं लगेगा। जब हम इन शब्दों का नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं तो ये जो नाउन हमें समय का बोध कराते हैं। ये जो ईयर है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो ये सभी इन सब का यदि हम टेंस में यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो ये हमें टाइम का बोध कराते हैं। और अगर टाइम का बोध कराते हैं तो फिर नेक्स्ट और इसके बाद में लास्ट के बाद में आर्टिकल द नहीं आएगा।
तो जैसे कि आपके सामने दो सेंटेंस हैं, द फिर आता है नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट खुद ही एक अपना सेंटेंस में टाइम को दर्शा रहा है, नेक्स्ट टाइम खुद ही है तो ये नाउन, पर ये आपको टाइम का बोध करा रहा है, नेक्स्ट टाइम अगली बार, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये गलत है, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। इसका सही वाक्य होगा ये नेक्स्ट टाइम, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। इस वाक्य में टाइम खुद टाइम का बोध करा रहा है, इसलिए आर्टिकल द नहीं लगेगा, ये आपके रीज़न है। और जैसा कि लिखा हुआ है द नेक्स्ट ईयर, यह ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है, द नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है, नेक्स्ट संडे आ सकता है, नेक्स्ट मई आ सकता है, पर इसके आगे द नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो समय का बोध करा रहे हैं यह वर्ड, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा द। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके सामने जो नेक्स्ट रूल है, तो नेक्स्ट जो है हमारे सामने, यदि नेक्स्ट या लास्ट के बाद आने वाला नाउन समय नहीं बताएगा, यानी कि समय का बोध नहीं होता है अगर नाउन में नेक्स्ट या लास्ट आने के बाद, तो वहाँ द आएगा। जैसे कि द लास्ट बस इज़ अराइविंग, जो कि हो चुका है। फिर एक और एग्जांपल है, ही डिड नॉट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्ट हिम लास्ट नाइट। तो अगर ये दैट यू सजेस्ट लास्ट नाइट नहीं होता तो यहाँ द आर्टिकल नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो नाउन होता है वह डेफिनेट होना चाहिए। ही डिड नॉट लाइक मूवी, तो ये इंडेफिनेट सेंटेंस है, तो इसमें आर्टिकल आता ए। ही डिड नॉट लाइक अ मूवी, बट अगर इसमें हमने आगे सेंटेंस जोड़ दिया है जैसा कि ही डिड नॉट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्ट हिम लास्ट नाइट, तो इससे यह बोध हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने इसे जो मूवी बताई गई थी कल रात को, वह मूवी से अच्छी नहीं लगी। तो मूवी कौन सी है? वह डेफिनेट हो चुकी है, वह मूवी जो रात को बताई गई थी। तो मूवी डेफिनेट है, जो आपका नाउन है वो डेफिनेट हो चुका है, तो डेफिनेट नाउन है, तो आर्टिकल भी आएगा डेफिनेट, जो कि आर्टिकल है द, तो द आर्टिकल लगा। और जैसा कि नीचे लिखा है, इस वाक्य में दैट का यूज़ किया है, और इस तरह शब्द वाक्य को निश्चितता प्रदान करते हैं। जैसा कि अभी हम अब देख चुके हैं कि जिस भी सेंटेंस में दैट आए, हुज आए, और भी सेंटेंस जो होते हैं जिसमें जो का बोध कराते हैं, जो, तो अगर सेंटेंस में से वाक्य आते हैं तो वहाँ आएगा द, तो ये दैट आया है और यहाँ हमने लिखा द आर्टिकल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो या तो डाउट हो तो आप उस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, आपको वहाँ सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। और आपको कोई वीडियोस में कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करना, और हो सकता है हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।